हाय एवरीवन, मैं अश्विन। ये वर्ड पावर सीरीज का सेशन नंबर 12 है। आज के इस सेशन में हम आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाएंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव चैट्स में जुड़ गए हैं उन सभी का वेलकम। ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से। जो भी मैं सेशंस लेता हूँ उनके पीडीएफ वर्जन्स जो हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे भी ग्रुप है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए पहला जो सेगमेंट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का उसे स्टार्ट करते हैं। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे कि कब हमें एंटर का यूज करना चाहिए और कब हमें एंटर इनटू का यूज करना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि साफ तौर पे कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगता। तो कई बार जब वो एंटर के साथ इनटू देखते हैं फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि फिर एक तो रूल कहता है कि एंटर के साथ इनटू नहीं भी लगता है और एक की एंटर के साथ इनटू लगता भी है, तो फिर क्या डिफरेंस है या कौन सी बात सही है। देखिए ये मैंने फ्रेज लिखी एंटर। अब इसके साथ इनटू लगे तो सही भी हो सकता है और लगे तो गलत भी हो सकता है। तो कब हमें एंटर के साथ इनटू का यूज करना चाहिए एंड व्हेन शुड वी अवॉइड यूजिंग इनटू, अवॉइड पुटिंग इनटू आफ्टर एंटर। तो चलिए इन बातों को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एंटर के साथ इनटू तब ना लगाएं जब इसका मीनिंग है गो इनसाइड अ प्लेस और थिंग। मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर जाना, किसी बस के अंदर जाना, किसी हॉल के अंदर जाना, चूहे का बिल के अंदर जाना, जहां पर फिजिकल एंट्री है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जहां पर हम फिजिकल एंट्री की बात करें वहां एंटर के साथ हमें इनटू नहीं लगाना है। फिजिकल एंट्री क्या? जैसे आप बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, कार में गए, हॉल में गए, ऑडिटोरियम में गए या चूहा बिल में गया, आप रूम में गए, केबिन में गए, ये फिजिकल एंट्री में आएगा। तो वहां एंटर के साथ इनटू का यूज मना है, नहीं करना है। पेपर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रूल भी है। जैसे देखिए क्या लिखा है, डोंट एंटर द बस। ध्यान से देखिए, एंटर द बस। बस एक मतलब फिजिकल एंट्री के केस में बस आएगा ना, तो देखिए एंटर के साथ इनटू नहीं लगा। अगर ये ऐसे होता, एंटर इनटू द बस, बस ये गलत हो जाता और ये इनटू ही गलत हो जाता। समझ रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फिजिकल एंट्री है तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाएंगे। ये देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, जब मैं हॉल के अंदर गया, यहां भी देखिए इनटू नहीं लगा, ठीक है। अगर यहाँ इनटू लगा दिया जाए तो गलत हो जाएगा, यही इनटू ही गलत हो जाएगा। आई गॉट शॉक टू सी नोबडी देयर। जब मैं हॉल के अंदर गया तो मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां कोई था ही नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लाइव चैट्स के माध्यम से मुझे बताते रहें कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है? एंटर के साथ इनटू लगाना गलती के भीतर आता है, तब नहीं लगना चाहिए एंटर के साथ इनटू जब फिजिकल एंट्री की बात हो। अब अब देखिए क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या लिखा है, एंटर इनटू, और ये क्या लिखा पढ़िए, फ्रेज। एग्जैक्टली, एंटर इनटू एक फ्रेज है। एंटर एक शब्द है, वर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक। लेकिन एंटर इनटू इट्स अ फ्रेज, और इसका क्या मतलब है देखिए, इट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग। आप ध्यान से समझिए, इट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग मतलब किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज को शुरू करना। It also means a sudden change in the process of an activity। इसका मतलब ये भी होता है कि कभी-कभी किसी कार्य में कोई भी जो प्रोसीजर चल रहा हो, जो प्रोसेस चल रहा हो, उसमें एक सडन चेंज देखने को मिला हो, अचानक से एक बदलाव देखने को मिला हो, तो वहां भी एंटर के साथ इनटू लगाया जाता है। ध्यान से देखिए,
इस फ्रेज का मीनिंग भले ही आप पूरी तरीके से अभी ना समझ पाए हो, पर इतना तो आप समझ गए हैं ना कि एंटर के साथ इनटू तब लगता है जब फिजिकल एंट्री की बात ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? जब फिजिकल एंट्री की बात ना हो तो एंटर के साथ इनटू लगाया जाता है। शुरू करना, जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। आई थिंक यू शुड लीव दिस जॉब, मुझे लगता है कि आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, एंड एंटर इनटू अ बिजनेस, और किसी बिजनेस को शुरू करना चाहिए। ये देखिए, यही तो मीनिंग आया। मुझे लगता है कि आपको ये नौकरी छोड़कर किसी बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, शब्द आप चाहो तो ऐसे आ सकता है, प्रवेश करना चाहिए, बिजनेस में घुसना चाहिए, बिजनेस में हाथ डालना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए, किसी बिजनेस में आपको एंटर करना चाहिए। जब आप बिजनेस में एंटर करेंगे तो क्या किसी प्रकार की कोई फिजिकल एंट्री है? नहीं ना, ये कोई फिजिकल एंट्री तो नहीं, ये तो एक किसी बिजनेस की शुरुआत है, एक एक्टिविटी की बिगिनिंग है, शुरुआत है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि एंटर के साथ इनटू कब लगता है, जब आप शुरू करें किसी चीज को। अब देखिए, खास तौर पे बिजनेस वाइल डिफेंडिंग देयर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, अपनी अपनी बातों का समर्थन करते करते, नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, दैट दे वुड एंटर इनटू वर्बल अब्यूजेस, कि वो एक दूसरे को गालियां भी देने लगेंगी। दो लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, अपने अपने पक्षों का समर्थन कर रहे थे, ऐसे ही करते 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 न जाने कब वो एक दूसरे को गरियाने लगे, एक दूसरे को गालियां देने लगे। तो ये एक चेंज है ना, जैसे कि अपनी अपनी एक कन्वर्सेशन चल रहा था, एक एक्टिविटी ही तो है, एक प्रोसेस चल रहा था कन्वर्सेशन वाला, और उसमें कुछ देर के बाद पता चला कि दो पक्षों में मार होने लगी, गालियां होने लगी। तो ये क्या है? अच्छा, एक प्रकार से अवस्था परिवर्तन, समझ रहे हैं? अवस्था परिवर्तन से मुझे याद आया कि एक लाइफ होती है बिफोर मैरिज और एक होती है लाइफ पोस्ट मैरिज या आफ्टर मैरिज लाइफ। तो जैसे शादी के बाद हर कोई एक नए जीवन में एंट्री करता है या जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करता है। क्या ये किसी प्रकार की फिजिकल एंट्री है? नहीं, ये कोई फिजिकल एंट्री तो नहीं, ये तो लाइफ के किसी एक नए सेगमेंट में जाने वाली एंट्री है। सो वी ऑल, आर यू एंटर इनटू the life of marriage? Are you enter into the institution of marriage? है ना? या आफ्टर मैरिज एवरीबॉडी एंटर्स इनटू अ न्यू लाइफ, अ न्यू स्फेयर ऑफ लाइफ, एक तरीके से। तो एंटर के साथ इनटू तब लगाएं जब आप किसी चीज को शुरू कर रहे हो, या जैसे कि बातचीत करते करते गाली गलौज होने लगा, तो वहां पर एक प्रकार से एंटर इनटू लगा। जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आप एंटर इनटू लगाइए। आर यू रेडी टू एंटर इनटू दिस डील? क्या तुम तैयार हो इस डील में एंट्री करने के लिए, इस डील को साइन करने के लिए, इस डील को शुरू करने के लिए? आर यू रेडी टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट, दिस डील? मुझे पूरी उम्मीद है इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो एंटर और एंटर इनटू के बीच का डिफरेंस क्या है कि जब फिजिकल एंट्री की बात हो तो एंटर के साथ इनटू ना लगाए, जब शुरू करने की बात हो किसी प्रोसेस को तो एंटर के साथ इनटू लगाए। अब कंप्राइज और कंप्राइज ऑफ में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर में ये एक प्रोमिनेंट नेचर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि कब कंप्राइज के साथ ऑफ लगता है, कब कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। बहुत सरल है, ये देखिए दो रूल्स दिए हैं, इन दोनों रूल्स में ही सब लिखा हुआ है। पढ़िए, वी यूज नो प्रेपोजिशन आफ्टर कंप्राइज इन एक्टिव वॉइस। अगर हम कंप्राइज विच इज अ वर्ब इसे एक्टिव वॉइस में यूज करें तो इसके बाद हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करना है। कंप्राइज का मतलब होता है निर्मित होना या बना होना, समझ रहे हैं? निर्मित होना या फिर बना होना। तो कंप्राइज और कंप्राइज के साथ जब ऑफ लगता है तो मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता, अनलाइक एंटर, जहां इनटू लगा तो अलग मीनिंग हुआ, नहीं लगा तो अलग मीनिंग था। लेकिन कंप्राइज और कंप्राइज ऑफ के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं। अब
अगर फिर से पढ़ते हैं, अगर कंप्राइज वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में यूज करें तो हमें इसे सिर्फ कंप्राइज रखना है, इसके बाद ऑफ नहीं लगाना है। लेकिन जब हम कंप्राइज वर्ब को पैसिव में लेके जाए, ये देखिए पैसिव में लेके जाए, तो फिर हम कंप्राइज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। समझ गए? क्या समझ गए? कि अगर कंप्राइज वर्ब एक्टिव में है तो इसके बाद नो प्रेपोजिशन, अगर कंप्राइज वर्ब पैसिव में है तो फिर इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाएं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कंप्राइज को एक्टिव में यूज किया गया है या फिर पैसिव में यूज किया गया है। हालांकि एक बात और भी बड़ी खास है कंप्राइज वर्ब के साथ, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी ही देर में। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक कंप्राइजेस, ये पढ़िए क्या लिखा है, कंप्राइजेस। देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये एक्टिव है? बिल्कुल लगना चाहिए। ये मेन वर्ब में लगा एस ई एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वो भी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब में एस ई एस लगता है। तो ये एक्टिव वॉइस में है, कहीं ऑफ लगा नहीं लगा। अगर यहां पर हम ऐसे कर दें, कंप्राइजेस लिखा हो और ऑफ लगा दे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्टिव में प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आता। मीनिंग क्या है कि ये किताब 10 चैप्टर्स से बनी है, मतलब इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स को मिला करके ये किताब बनी है। अब पैसिव में आते हैं और इसी सेंटेंस को पैसिव में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्राइज को जब एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं तो मीनिंग तो बदलता नहीं, तो हमें सेंटेंस बदलने की क्या जरूरत है, हम इसी सेंटेंस को पैसिव में ले जाते हैं। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कंप्राइज में एक और बात खास है। वो क्या बात खास है, ध्यान से देखिए। जैसे एक्टिव है सेंटेंस, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यही तो तरीका होता है। अब जब पैसिव बनता है सेंटेंस तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। मतलब आगे की चीजें पीछे और पीछे की चीजें आगे आ जाती हैं, जगह बदल जाती है ना। लेकिन कंप्राइज वर्ब के केस में क्या है कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस एक ही जगह से शुरू होता है। ध्यान से देखिए, एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत में क्या है, दिस बुक। पैसिव सेंटेंस की भी शुरुआत में क्या है, दिस बुक। कंप्राइज वर्ब के केस में क्या होता है कि जो शुरुआत होती है सेंटेंस की एक्टिव और पैसिव में एक ही जैसी रहती है। सिर्फ और सिर्फ कंप्राइज वर्ब ही पैसिव में जाती है, बाकी सेंटेंस में कुछ भी पैसिव में नहीं जाता। देखिए 10 चैप्टर्स जहां लिखा है वहीं लिखा है। दिस बुक शुरुआत में एक्टिव में भी था, पैसिव में भी है, सिर्फ कंप्राइज वर्ब को पैसिव में ले जाया गया है। फिर नियम, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख रहे हैं, नियम के मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की वर्ब ये है इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म। मालूम होगा आप सभी को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पैसिव में जाती है तो इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में उसकी वर्ब बदल जाती है। तो कंप्राइजेस की जगह बुक सिंगुलर है, इज लगाया गया, फिर कंप्राइज की थर्ड फॉर्म कंप्राइज्ड लगा दी गई, और ये जो इज कंप्राइज्ड है ये पैसिव हो गया, और अब देखिए ऑफ लगा हुआ है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक जरूरी बात और सुनिए। ये तो हो गया कि जब हम एक्टिव से पैसिव में गए तो हम खुद जान गए कि अब हमें ऑफ लगाना है। पेपर में ऐसे तो बोला नहीं जाएगा कि एक्टिव में रहो फिर पैसिव में जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। वहां तो एक सिचुएशन दी होगी, आपको अंदाजा लगाना होगा कि एक्टिव में चीजें लिखी हैं कि पैसिव में लिखी हैं। तो मैं आपकी एक छोटी सी मदद करता हूं। देखिए क्या लिखा है, इज के बाद क्या लिखा, कंप्राइज्ड। आप ही समझिए कि वैसे तो इजएमआर वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है ना, यही तो रूल है कि इजएमआर वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस बने। याद रखें, जब भी कभी इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, आई रिपीट, जब भी कभी आपको इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये सर पैसिव के ही लक्षण है। ठीक, इज कंप्राइज्ड पैसिव हो गया, जैसे पैसिव हुआ ऑफ लगा। आ गया समझ में? मुझे लाइव चैट्स के माध्यम से बताते रहें। क्या सीखा कि कंप्राइज और कंप्राइज्ड ऑफ एक मीनिंग है, बना होना, निर्मित होना। जब एक्टिव में आप कंप्राइज वर्ब को यूज करें तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। As in when you use this particular verb in passive voice, add preposition of। ठीक, चलिए अब
आगे बढ़ते हैं और एक बेहद ज़रूरी पेयर है वेट और अवेट का, उसे समझते हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये जो मैं आज के सेगमेंट में आज के सेशन में कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन में पड़ती है। फिलर्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, स्पॉटिंग एरर्स में, ग्रामर पोर्शन से लिए गए ये जो कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स हैं। अब वेट और अवेट को लेकर एक बात बड़ी पॉपुलर है, उसमें कुछ खराबी भी नहीं है। अक्सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो बात पॉपुलर है, जो आप में से बहुत से लोग जानते हैं, वही कारगर है और सिर्फ उसी को जानने मात्र से भला हो जाता है और वो ये है कि ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं तो ऐसे नहीं बता रहा लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि वेट फॉर बराबर अवेट। ये चीज़ पॉपुलर है। वेट फॉर बराबर अवेट, वेट फॉर इक्वल्स टू अवेट, मतलब वेट के साथ फॉर लगता है और अवेट के साथ फॉर नहीं लगता। जैसे आपने नरेशन में पढ़ा होगा ना, सेड टू इक्वल्स टू टोल्ड, पढ़ा होगा ना कि सेड के साथ टू लगता है और टोल्ड के साथ नहीं लगता। तो वेट के साथ फॉर लगता है, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वेट फॉर इक्वल्स टू अवेट। ऐसे भी टीचर्स और स्टूडेंट्स जानते हैं, टीचर्स बताते हैं कि अवेट के भीतर ही फॉर होता है, अवेट के भीतर ही फॉर होता है। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये बातें ग्रामेटिकली जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन हर चीज ग्रामर के ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखी जाती। होता क्या है कि आपको पेपर क्रैक करना है, अगर कोई ट्रिक बनाई गई है और उससे आपको बेनिफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो क्या नुकसान है उस ट्रिक को फॉलो करने में, है ना? तो इसे दिमाग में रखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप इस ट्रिक के साथ चलते हैं तो। फिर भी जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है वेट और अवेट का, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही स्टैंडर्ड है और इससे बड़ा ही अलग है। अब हम उसको आपको पढ़ाते हैं, ठीक? ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब ये देखिए, वेट विच इज अ वर्ब एज वेल एज नाउन। वेट वर्ब भी है और नाउन भी है। प्रायः वर्ब के जैसे ही यूज होती है, कभी कभी नाउन के जैसे भी। ये देखिए द वेट, देखा आपको? वेट के आगे जब आर्टिकल दा लगा तो ये नाउन हो गया ना, द वेट इज ओवर नाउ। इंतजार, क्या? इंतजार। और इंतजार करना तो वेट। ध्यान से देखिए, द वर्ब वेट इजंट नेसेसरली फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक, जो वर्ब वेट है इसके बाद ये आवश्यक नहीं है कि हर हाल में ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि वेट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया ही जाए। हो भी सकता है ऑब्जेक्ट, नहीं भी हो सकता है। ये देखिए पहला एग्जांपल, आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। इसमें कहां पर ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। अरे ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे होता, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। अब ऐसे अगर होता, ध्यान से देखिए, इसमें वेटिंग के बाद ऑब्जेक्ट भी ऑफ यू लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वेट नाम की वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए ही आए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए अगला एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग शैल वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिसर टू कम। हमें ऑफिसर के आने के लिए अभी और कितना इंतजार करना होगा। यहां पर भी देखिए वेट फॉर के बाद ऑफिसर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये मस्ट नहीं है कि वेट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही। ठीक, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कोई कहे तुम्हें इंतजार करना होगा, ठीक, यू हैव टू वेट। ये देखिए कहां वेट के बाद ऑब्जेक्ट आया, और मान लो लिखे भी यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट्स ऑब्जेक्ट थोड़ा ना है, वेट का ऑब्जेक्ट तो वो पर्सन हुआ जिसका आप इंतजार कर रहे हो, है ना, या वो न्यूज या वो रिजल्ट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हुआ। 2 मिनट्स 3 मिनट्स ये थोड़ी ना ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहां देखिए नहीं है। और जैसे कोई कहे नहीं मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट, ये लो, यहां भी वेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इट डिपेंड्स, सेंटेंस की जरूरत होगी तो लगेगा वेट के बाद ऑब्जेक्ट, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लगेगा। जनरली जब वेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है यानी कि वो व्यक्ति जिसका आप इंतजार कर रहे हो
तो उस ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन फॉर से जोड़ते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, वेट फॉर। अब देखिए, वेट, आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स, इंतजार करो, ठहरो, मैं 2 मिनट में तैयार हो रहा हूं, मैं 2 मिनट में तैयार हो रहा हूं। तो आप क्या सीखे कि वेट विच इज अ वर्ब, जनरली ये एक वर्ब के रूप में यूज होता है। इसके बाद ये आवश्यक नहीं है कि प्रेपोजिशन फॉर जरूर ही लगे, ठीक है। और वेट फॉर इक्वल्स टू अवेट भी होता है। अब अवेट को पढ़ लेते हैं। मजेदार है सर, ये बेहतरीन वर्ड है ये अवेट। वर्ब है, इसमें नाउन वाला कोई लक्षण नहीं है। सबसे जरूरी बात पढ़िए क्या लिखा, अवेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखा आपने, अवेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब बोले तो वो क्रिया जिसे अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। देखिए लिखा, एनहेंस टेक्स ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होता है। अब एक चीज और देखिए, दिस वर्ब इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर पर्सन्स और लिविंग थिंग्स। ध्यान से पढ़िए, अभी थोड़ी देर पहले आप वेट पढ़ रहे थे, जिसके बाद फॉर लगा के वो पर्सन आ रहा था जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और यहां अवेट के केस में लिखा है कि अवेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो इसे हर हाल में चाहिए, अनलाइक वेट। साथ ही साथ यहां पर यह भी बात बताई जा रही कि जनरली अवेट का इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग फॉर हर, या मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, तो वेटिंग फॉर हर लगाया गया, ये पर्सन है ना, पर्सन। तो कहा यह जा रहा है कि इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आई एम अवेटिंग, ये जो वेटिंग लिखा है इसकी जगह अवेटिंग। और अभी पीछे पढ़ाया कि अवेट जब आएगा तो फॉर नहीं लगेगा, तो फॉर नहीं लगाया, तो फिर हर लगा दिया गया, तो ये नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, वेट के साथ पर्सन आ रहा है, और जब पर्सन आ रहा है तो अवेट ना लगाएं, तब वेट को ही प्रेफरेंस दें। याद रखिएगा, व्यक्ति के लिए आपको अवेट वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, बचना है। साथ ही साथ अवेट के साथ फॉर नहीं लगाना है। ये देखिए, वी आर डेस्परेटली अवेटिंग सम मैजिक टू हैपन, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कुछ जादू हो जाए। तो ये जो सम मैजिक है, ये कोई पर्सन है क्या? नहीं है ना। और देखिए अवेटिंग लिखा हुआ है, और ये देखिए फॉर नहीं लगा, मैंने लगा दिया तो मैंने गलत कर दिया है। ये देखिए, शी शुड अवेट योर रिस्पॉन्स, उसे आपके जवाब का इंतजार करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ जो अवेट के बाद योर रिस्पॉन्स है, ये ऑब्जेक्ट है, पर क्या ये पर्सन है? योर रिस्पॉन्स कोई व्यक्ति तो होता नहीं, तो पर्सन यहां भी नहीं आया। साथ ही साथ अवेट के साथ फॉर भी नहीं लगा, लगाया जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक, एक चीज और सुनिएगा, एक चीज ये भी सुनिएगा कि कई बार या अक्सर जो अवेट वर्ब है वो पैसिव में देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है, या अक्सर ऐसा होता है कि अवेट वर्ब पैसिव में यूज होती। वो देखिए ना, रिजल्ट अवेटेड पढ़ा होगा आप, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, बोलते हैं ना रिजल्ट्स अवेटेड। अवेटेड कोई फॉर्म आपने भरा, तो उसके बाद उसमें कुछ डिटेल्स देखी, तो उसमें लिखा हुआ अवेटेड, तो अवेटेड जो लिखा हुआ है, ईडी फॉर्म अवेटेड, ये पैसिव में ही तो जनरली यूज होती है, ईडी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में अवेट वर्ब का खूब यूज किया जाता है। ये देखिए एग्जांपल में ही है, द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल सेमेस्टर आर अवेटेड। ये देखिए, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, अभी बताया थोड़ी देर पहले, पैसिव का सिम्टम है, तो आर अवेटेड लिखा हुआ है। ठीक, तो अवेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। वो ऑब्जेक्ट जनरली पर्सन नहीं होता। साथ ही साथ अवेट वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फॉर नहीं लगाते। एक बात और कि अवेट वर्ब अक्सर पैसिव में देखने को मिलती है। तो ये था पहला सेगमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं कि आपको कितना आता है। देखिए, बिफोर यू एंटर ऑब्लिक एंटर इनटू द अग्रीमेंट, ये देखिए ध्यान से, द अग्रीमेंट, ये कोई फिजिकल एंट्री है? नहीं ना, ये फिजिकल एंट्री तो नहीं है, ये तो शुरू करने की बात है। तो एंटर लगेगा कि एंटर इनटू? लाइव चैट्स में बताया मुझे फटाफट, एंटर इनटू लगेगा। यस, बिल्कुल सही, एंटर इनटू लगेगा। इससे पहले कि आप इस अग्रीमेंट में प्रवेश करें, इस अग्रीमेंट की शुरुआत करें, है ना, यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये देखिए, व्हाई आर यू स्टॉपिंग अस फ्रॉम एंटरिंग ऑब्लिक एंटरिंग इनटू द प्लेग्राउंड? ये देखिए, प्लेग्राउंड में प्रवेश करना फिजिकल एंट्री में आएगा, है ना, एक खेल के मैदान में आप जा रहे हैं, ये फिजिकल एंट्री में आएगा। तो यहां एंटर के साथ इनटू गलत होगा, ना लगाएंगे।
ठीक, ये देखिए। फिर देखिए, द फार्मर इज रेन्स, बारिश का इंतजार कर रहा है किसान। तो इसमें तो खैर ये पूछा ही नहीं गया कि वेट और अवेट में क्या आएगा, इसमें तो ये पूछा जा रहा है कि अवेटिंग और अवेटिंग फॉर में से क्या आएगा। सिंपल आंसर, अवेट के साथ फॉर तो लगता ही नहीं ना, तो फिर ये वाला सही है। अब देखिए, चौथा सेंटेंस बड़ा ही खास है, शानदार है और पहला बड़ा ही खास था। हु आर यू वेटिंग फॉर अवेटिंग। एक प्रकार से आप अगर इन दोनों ऑप्शंस को देखें तो ये सही है। भाई वेटिंग लिखा तो फॉर लगा है, अवेटिंग लिखा तो फॉर नहीं लगा, नहीं लिखा है। तो जो रूल कहता है उस हिसाब से वेटिंग फॉर भी ठीक है, अवेटिंग भी ठीक है। अब चुनना किसको है, तो ध्यान से देखिए, यहां क्या लिखा है, हु, मतलब आप किसका इंतजार कर रहे हैं, और जिसका भी इंतजार कर रहे हैं वो कौन है, एक प्रकार से पर्सन है। और जब आप व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो तो जनरली अवेट को ना इस्तेमाल करके वेट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वेटिंग फॉर हो जाएगा। ये देखिए, अब नंबर 5 पे आइए। मुझे बताते रहिए लाइव चैट्स के माध्यम से कि आपको समझ में आ रहा है बॉस या कोई कंफ्यूजन है। अब देखिए, दिस होटल 42 रूम्स, इस होटल में 42 कमरे हैं। कंप्राइजेस लिखा है और इज कंप्राइज्ड लिखा है। देख के पता चल रहा है कि कंप्राइजेस एक्टिव है और इज कंप्राइज्ड पैसिव है। नियम के मुताबिक कंप्राइज वर्ब अगर एक्टिव में हो तो इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगता, पर जैसे ही कंप्राइज वर्ब पैसिव में जाए प्रेपोजिशन ऑफ का लगना मस्ट हो जाता है। यहां पर आपने इज कंप्राइज्ड लिख करके पैसिव तो कर दिया, पर ऑफ कहां लगाया, तो ये गलत हो गया। ऑफ नहीं लगाया ना, तो ये गलत हो गया। एक्टिव वर्ब कंप्राइजेस को यूज करिए। अब देखिए वही बात, इज कंप्राइज्ड और इज कंप्राइज्ड ऑफ, दोनों बार इज कंप्राइज्ड है तो ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, दोनों ही पैसिव है। इस पैसिव में ऑफ नहीं लगा, इस पैसिव में ऑफ लगा है। नियम के मुताबिक कंप्राइज वर्ब पैसिव में हो तो ऑफ लगना चाहिए, तो ये वाला ठीक है, इज कंप्राइज्ड ऑफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन में जो मैंने कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स आपको पढ़ाए, वो पेपर में ग्रामर के तरीके से, ग्रामर वाले सेगमेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उधर इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड सेगमेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसे देखते हैं। पहला इडियम है वोट विद योर फीट। वोट मतलब मतदान करना। जब आप मतदान करते हैं तो किसी का समर्थन करते हैं या किसी के खिलाफ करते हैं। यहाँ आप मतदान किससे कर रहे हैं, फीट से, पैरों से। अरे मतदान जब हम करते तो क्या पैर मार देते, किसी को लात मार देते हैं? नहीं ना सर। अगर आप लात मार के मतदान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट ही तो कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। ये देखिए, शो योर डिसअप्रूवल, मतलब जब आप when somebody votes with their feet, इसका मतलब है कि वो किसी व्यक्ति के विरोध में मतदान कर रहे हैं, या फिर वो उनके लिए, उनके पक्ष में ना बोलकर उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। सहमति दिखाने के बजाय असहमति दिखा रहे हैं, ठीक है। तो if somebody waits with their feet, if you vote with your feet, तो इसका मतलब है कि आप रिजेक्शन दिखा रहे हैं, है ना। हाँ, डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं किसी भी नियम को लेके, किसी व्यक्ति को लेकर। पढ़िए, द ऑडियंस वोटेड विद देयर फीट एंड वॉकड आउट ऑफ द सिनेमा हॉल इन द मिडल ऑफ द मूवी। मूवी इतनी बोरिंग थी कि ऑडियंस सिनेमा हॉल से बाहर आ गई, मूवी के बीच में ही बाहर निकल के आ गई। तो ये मूवी के बीच में ऑडियंस का सिनेमा हॉल से बाहर आना क्या दिखाता है, कि उन्हें मूवी अच्छी लगी, या ये दिखाता है कि उन्हें मूवी अच्छी नहीं लगी? यही दिखाता है ना कि मूवी अच्छी नहीं लगी, तो इसी को कहा जाएगा वोटेड विद देयर फीट। आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेज है गेट ऑन समबडीज नर्व्स। इसका मतलब है किसी को थोड़ा गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, चिढ़ाना, एनोइंग नेचर का होना, मतलब किसी को उलझन देना। कई बार होता है ना, बच्चे शैतानी करते तो घर में लोगों को लगता है शांत हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रही है। तो वो जो शैतानी बच्चे कर रहे हैं, वो शैतानी जो है गुस्सा दिला रही किसी को। तो गेट ऑन समबडीज नर्व्स का यही मतलब है, गुस्सा दिलाना एक तरीके से। नर्व से रिलेट करिए सर, नर्वस सिस्टम, नर्व्स। ऐसे आप शांत हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है, और गुस्से में आए थोड़ा सा, तो गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मीनिंग ये हो जाएगा। सो पुट योर, एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। पुट योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। अपने फोन को साइलेंट मोड में करो। क्यों?
इट्स लाउड रिंगटोन इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। इसकी जो बहुत तेज आवाज है ना, रिंगटोन है, वो मुझे इरिटेट कर रही है। तो किसी को इरिटेट करना है एक तरीके से, दिस इज कॉल्ड टू गेट ऑन समबडीज नर्व्स। स्टॉप लाफिंग, एक और एग्जांपल है, पढ़ते हैं। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ये जो तुम हंस रहे हो, सारे दांत दिखा रहे हो मेरे को, इससे तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो स्टॉप गेटिंग ऑन माई नर्व्स, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो, चिढ़ाना बंद करो। तो गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। अब अगला फ्रेज, अ वाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। इसका मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी हो। महंगी तो हो लेकिन कारगर ना हो, काम की ना हो। एक बड़ी ही महंगी वस्तु लेकिन वो यूजलेस रही हो एक तरीके से, है ना। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, जिसमें अभी पता चला प्राइम मिनिस्टर का भी घर बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स पहले से ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा, अब ये न्यूज में बाद में आया है। ये व्हाइट एलिफेंट इस समय बताया जा रहा है कि बेकार में ये सब कुछ बना हुआ है, फिर उसको तोड़ करके नया बनाया जा रहा है ऑफ नो रीजंस। क्या मतलब है? तो व्हाइट एलिफेंट इसको बोलते, कोई चीज जो बड़ी महंगी हो पर वो काम की ना हो। जैसे शादियों में पहने जाने वाली शेरवानी। दूल्हा शादी वाले दिन तो 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार की शेरवानी पहनता है, उसके बाद वो जिंदगी भर जो है वो अलमीरा में, कबर्ड में रखी रहती है। तो एक व्हाइट एलिफेंट हो जाता है वो शेरवानी आफ्टर द वेडिंग नाइट। समझ रहे हैं? व्हाइट एलिफेंट। मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। ये लखनऊ के अंबेडकर पार्क का या इको गार्डन का है। इको गार्डन बोलते हैं आई गेस इसको। इसमें लाइन से ये हाथी बने हुए हैं। ये हाथी आप देखिए, ये सफेद रंग के हैं और कुछ हल्का सा दूसरा कलर भी है कहीं कहीं पर। अब ये जो इको गार्डन बनाया गया था लखनऊ में, और ऐसे बहुत भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, तो शुरू में ये बात आ रही थी कि ये पैसे का वेस्टेज है, किसी काम में नहीं हो रहा है, किसी अच्छी तरीके से सदुपयोग नहीं किया जा रहा है पैसे का। तो समझाने के लिए मैंने फिर इस इमेज का इस्तेमाल किया है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई इस इमेज से हर्ट नहीं होगा। मैं किसी प्रकार से कुछ टारगेट नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? तो लाइन से सब हाथी बने, ये किस काम के हैं? किसी काम के नहीं हैं। तो महँगे-महँगे हैं, है ना? तो किसी काम का ना होना, कोई चीज़ बड़ी महँगी ऊपर हो किसी काम की ना। द न्यू ऑफिस बिल्डिंग टर्न्ड आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट वंस द कंपनी डिसाइडेड टू मूव इट्स हेडक्वार्टर्स। कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहीं और चला गया और बड़ी भारी जो नई बिल्डिंग बनी थी वो अब व्हाइट एलिफेंट हो गई। अब वहां कोई काम ही नहीं होता। बेकार की चीज जो बड़ी महंगी हो पर उस हिसाब से उसकी उपयोगिता ना हो। आर्गस आइड, इस फ्रेज को समझ लेते हैं। आर्गस आइड, ये देखिए, ये एक व्यक्ति है, यहां देख रहे हैं। इस व्यक्ति के शरीर के हर अंग पर सिर्फ आंखें ही हैं। इस व्यक्ति के शरीर पर सैकड़ों आंखें हैं। आप देखिए इस फोटो में, देखिए हर जगह आंखें हैं। ये देखिए सब आंखें ही आंखें हैं। ठीक, तो आर्गस के पास, आर्गस एक व्यक्ति, बहुत आंखें थी, बहुत आंखों से आप देख सकते, चौकन्ना रह सकते हैं। अब सोचो अगर आंखें दो हैं तब तो सब देख लेते हैं, और चार हो, 40 हो, 400 हो, 4000 आंखें हो तो सब दिख जाएगा ना। तो आपके पास आर्गस वाली आंखें हैं या आर्गस की जितनी आंखें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी नजर से कुछ जाएगा नहीं ना, कुछ छूटेगा नहीं। आप बिल्कुल चौकन्ना रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आपको सब दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तो सतर्क होना, चौकन्ना होना, हर चीज पे पैनी नजर रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं दिस मैन हैज आर्गस आइड। The attitude of a boss needs to be of Argus-eyed type. Only then he or she can effectively handle his or her employees. बॉस का एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि सतर्क रहे, तभी वो एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक, अब लास्ट फ्रेज है आज के सेशन का, इन द आर्म्स ऑफ। आर्म्स मतलब बाहें, ऑफ मॉर्फियस। इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग, सोना। ये जो फ्रेज है ये निद्रा से रिलेट करती है। ठीक, निद्रा से रिलेट करती, कैसे समझेंगे? आगे देखिए क्या लिखा, मॉर्फस इज द ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब सपने। सपने कब आते हैं आपको? जब आप सोते हैं।
तो मॉर्फस एक देवता का नाम है माइथोलॉजी के मुताबिक, ग्रीक गॉड का नाम है। वो ग्रीक गॉड जो नींद के लिए उत्तरदायी है, जिससे नींद आती है। ये एक इमेज मैंने आपको दिखाई, ये इमेज मैंने नहीं बनाई है। जब आप इस फ्रेज को टाइप करेंगे गूगल पे, इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फस, तो ऐसी बहुत सारी इमेजेस दिखेंगे। इसमें एक महिला सो रही है, एक पुरुष की बाहों में सो रही है, और साथ ही साथ ये जो पुरुष है, ये खाली पुरुष नहीं, देखिए इसके पंख है ना, इसके पंख आप देख रहे हैं। तो ये एक कोई जैसे परी नहीं होती है, महिला मतलब परी का जो मेल वर्जन हो सकता है, वो है एक तरीके से। परी का जो मेल वर्जन हो सकता है वो है। तो ग्रीक गॉड मॉर्फस, ग्रीक गॉड मॉर्फस है, और जिनका काम है लोगों को नींद में ले जाना। जैसे हमारे यहाँ एक देवता है यमराज, जिनका काम आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, है वरुण देव है, अग्निदेव है। तो वैसे ही मॉर्फस भी एक देव है जिनका काम है लोगों को नींद देना। द बेबी इज फाइनली इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फस, प्लीज डोंट वेक हर। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, नए-नए वर्ड्स, अच्छे-अच्छे वर्ड सीखे होंगे, अच्छे-अच्छे तरीके से सीखे होंगे। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपने प्रेशियस कमेंट्स दिया करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, ग्रुप्स पे, जहाँ-जहाँ आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट किया करें। थैंक यू सो मच। जो भी लोग लाइव चैट्स में जुड़ रहे हैं, से देख रहे थे अभी तक, उन सभी का शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मौज करिए और खुश रहिए।